नमस्कार स्टूडेंट्स। मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय परिवार की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपना ये पहला भारतीय इतिहास का पहला क्लास है और इसमें हम आज अपना चूँकि बुक्स नई है एनसीईआरटी और उस विषय प्रवेश में हमारे क्या टॉपिक रहेंगे, किस तरह का हमारा जो पाठ है और उनके जो प्रमुख बिंदु है वो किस तरह से रहेंगे उसको अपन देखेंगे। मैं ये क्लास शुरू करने से पहले दो बिंदुओं पर बात करूँगा। पहला बिंदु है ये ऑनलाइन क्लास, जैसे आप विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो आपके लिए क्यों अनिवार्य है, मतलब इतना व्यय करके विद्यालय परिवार की ओर से और सबकी तरफ से प्रयास करके ये ऑनलाइन क्लास क्यों शुरू की जा रही। और दूसरा ये है कि हमें क्या करना है, अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसके लिए हमें क्या करना है। दो बिंदु है। पहला बिंदु है कि यह ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता क्यों। देखिए, वर्तमान में कोविड काल में पूरे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम एक ऑनलाइन बेसिस पद्धति पर आ गया है। चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, स्माइल प्रोजेक्ट, भारत सरकार की बात करें, यूजीसी के माध्यम से, इग्नू के माध्यम से, साक्षात जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम एजुसेट के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। समस्त एजुकेशन आज के ज़माने में ऑनलाइन चल रहा है। तो यहाँ पर आवश्यकता क्यों हुई? यहाँ पर आवश्यकता इसलिए हुई कि जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, क्योंकि हम उस समय को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम देरी से क्लास शुरू करते हैं और समय चला जाता है तो समय पर कोर्स नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास को समय पर शुरू करना जरूरी है। जैसा कि हम नियमित क्लास शुरू करते हैं वैसा ही ऑनलाइन क्लास समय पर शुरू करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगा। कुछ प्रश्न इस तरह के विद्यार्थियों के मन में होंगे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड का थर्ड वेव, जिसको डेल्टा प्लस कहते हैं, डेल्टा का मतलब होता है, भूगोल में हम डेल्टा कहते हैं बहुत सारी नदियों के संगम का होना, वैसा ये बहुत खतरनाक स्वरूप में आ सकता है और हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासें चले ही नहीं, ऑनलाइन क्लासें ही चले और आपको ऑनलाइन क्लास से ही अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना पड़े। पहली बात ये। दूसरी, इस बार पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का है। पहले राजस्थान वाला चलता था, अब एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम एक उच्च गुणवत्ता वाला पाठ्यक्रम है जो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामों में नियमित रूप से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी आता है। तो ऐसे गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम को हमें, क्योंकि इसमें कुछ समझ, जिसको सूझ ज्ञान बोध कहते हैं, उस समझ की अवधि का पाठ्यक्रम है, तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो वर्क बुक रहेगी, हम जिस कॉपी में काम करेंगे, हो सकता है इस बार सरकार ने वर्क बुक को आपके अंक भार में शामिल कर लिया। आने वाले समय में भी ये वर्क बुक अगर आपके अंक भार में शामिल रही तो आपके अधूरे कार्यों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपनी वर्क बुक है उसको समय पर, यहाँ जो पढ़ाया जाएगा नियमित रूप से, कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे। यदि कोई विद्यार्थी पीछे रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पीछे ही रहेगा। इसलिए डेली जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, आप अपने पास वर्क बुक रखिए और वर्क बुक में आप इसका विवरण नोट्स की तरफ से या ऑनलाइन आपको नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप उसकी कॉपी करें, सुने और शॉर्ट नोट्स आप अपनी कॉपी में बना करके रखें ताकि वो याद भी किया जा सके और बाद में अगर वर्क बुक जमा करानी पड़ेगी तो उसको भी आप समय पर पूरा करके जमा करा सकें। थोड़ा सा हेड राइटिंग यानी बढ़िया राइटिंग में लिखने का प्रयास भी करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपकी जो कॉपी है उसमें मार्क्स लगने लग गए तो आपको ये कॉपी अच्छी बनानी होगी। तो वो वर्क बुक का काम तो आपको करना ही है, ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको कंटेंट डेली याद भी करने हैं। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, इस नई शिक्षा नीति में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जा सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जा सकता है, क्योंकि अगर इस तरह की स्थितियां चली और सरकार को एग्ज़ाम कराना हुआ, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम टल गया, लेकिन बार बार एग्ज़ाम नहीं टाले जा सकते, एग्ज़ाम होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाए
और ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो आपको एक एक कंटेंट की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी और वो याद होगी तो आप परीक्षा दे पाएंगे। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो स्कूलें खुली नहीं हैं, हम बैठे हैं, आप ये ना सोचें। आप अपने आप को जगा लीजिए, सजग कर लीजिए, ये समझिए कि घर ही हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल हमारे पास आ गया है और हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है डेली उसको पढ़ करके नोट्स बना रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप विशेष सतर्क हो जाएं। जो 12वीं के विद्यार्थी है और जो आपके मित्र जुड़े हुए नहीं हैं ऑनलाइन क्लास से, उनको भी कहें कि सभी लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े। क्यों? अगर जब पढ़ाया ही जा रहा है, काम भी किया जा रहा है, क्लासें चल रही है, फीस तो आपको वैसे ही देनी है और सत्र आपका वैसे ही पूरा होगा और कॉपी से आपके मार्क दिए जा रहे हैं, तो फिर क्यों पीछे रहें, क्यों अपना नुकसान करें? तो कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहे, आप नियमित रूप से जुड़ें और जुड़ करके इस क्लास को अटेंड करें और नियमित रूप से पढ़ें। तो ये बहुत ही आवश्यक था, इसलिए इसे शुरू किया जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। देखिए, भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं और उस बुक्स के ऊपर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। पहला बिंदु लिखा हुआ है कि इतिहास के कुछ तथ्य, यानी फीव इवेंट्स फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, थर्ड बुक है। 3 किताबें, तीनों पर ये लिखा हुआ है, लेकिन तीनों में है क्या? पहली बुक्स है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, दूसरी बुक्स है उसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास है और तीसरी बुक्स है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। पहली जो आपकी बुक्स है उसमें 4 अध्याय हैं, दूसरी बुक्स है उसमें आपके 5 अध्याय हैं और तीसरी बुक्स है उसमें आपके 6 अध्याय हैं। कुल आपके 15 अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है और एनसीईआरटी का जो नॉलेज है वो गुणवत्तापूर्ण है और वो हर एग्ज़ाम में उपयोगी है, हर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, उसके लिए भी अनिवार्य हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो हर एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसलिए उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारे लाइफ में आगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसलिए थोड़ा अच्छे तरीके से भी लिखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे हमारी पहली बुक्स है भारतीय इतिहास के कुछ तथ्य। फीव इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ तथ्य, ये हमारी पहली बुक्स है। तो हमारी जो पहली बुक्स है उसमें अध्याय 4 हैं, 4 अध्याय दे रखे हैं। पहला हमारा अध्याय है, उसका नाम है ईंटें, अस्थियां, मन की। देखिए यहां 3 बिंदु दे रखे हैं। जब भी हम भारतीय इतिहास में प्रवेश करेंगे, जब भी हम भारतीय इतिहास को देखेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है? अब स्रोत क्या है? स्रोत इवेंट्स, साक्ष्य, तथ्य क्या है? स्रोत हमेशा इतिहास की सत्यता को प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित करेंगे कि हमारे सत्य क्या है, सही क्या है, वो है। स्रोत अमिट है, अमिट साक्ष्य है, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। स्रोत से शासकों की वंशावली, समय, राजादेश यानी राजकीय आदेश आदि की जानकारी मिलती हैं। स्रोत से हमें इतिहास के लिए एक सीख, जो भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें स्रोतों से निर्धारित होती हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो होता है वो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो होते हैं। और उसमें हमारे यहाँ इस पार्ट में जो दे रखे हैं, ईंट, अस्थियां, मन के
और इस पार्ट में जो दे रखा है आपको पता है कि जो हमारे स्रोत है वो दो प्रकार के हैं। एक स्रोत है उसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरी श्रेणी के हैं उनको हम कहते हैं साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण आता है मृदभांड, ईंटें, मनके, अस्थियां और अभिलेख, पुरालेख, गुहालेख, ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनमें से जो मृदभांड संस्कृति है, जो बर्तन हैं मृदभांड संस्कृति, उनके बर्तनों के निर्माण शैली, बर्तनों का रंग, स्वरूप, आकार के आधार पर हम सभ्यताओं का वर्गीकरण करते हैं कि यह सभ्यता किस काल की है। स्टोन एज यानी पाषाण युग की सभ्यता है, पाषाण युग की सभ्यता है। और इस पाषाण युग की सभ्यता के अंदर जो तीन भाग है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तो नवपाषाण में और कुछ समय मध्य पाषाण में हमें इस तरह की मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो पाषाण काल की जानकारी है वो मृदभांड संस्कृति से विकसित होती हैं। फिर मानव ने जब बसावट शुरू कर दी, मानव ने आवास शुरू कर दिए, जगह जगह नदियों के किनारे मानव ने रहना शुरू कर दिया, तो मानव ने आवास बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करना शुरू किया। ईंटों का प्रयोग करना शुरू किया मतलब यहाँ पर सभ्यताएं विकसित हो गई, यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ। जब सभ्यताओं का विकास हुआ तो विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, जैसा कि 11 की बुक्स में आपने पढ़ा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, एज़टेक की सभ्यता, माया की सभ्यता, एंका की सभ्यता, अरब की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। ये सब सभ्यताएं जब हमने 11 में पढ़ी थी तो वहाँ हमने देखा था कि सभ्यताओं का जो परिचय है वो सभ्यताएं अधिकतर नदियों के किनारे हैं, और सभ्यताओं ने स्थायी लोगों ने आवास बना करके रहना शुरू कर दिया है। कहीं कहीं पर तो एक अच्छा नगरीकरण की अवस्थाएं भी मिलती है विश्व की सभ्यताओं में। तो उन विश्व की सभ्यताओं के समकक्ष हमारे भारत में भी दो सभ्यताएं, एक तो आद्य इतिहास की दो सभ्यताएं हैं। आद्य इतिहास के काल की पहली है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहें या सिंधु घाटी सभ्यता कहें, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। और दूसरी है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ये भारत की सभ्यताएं हैं। प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसे हम आद्य इतिहास काल की कहते हैं। आद्य इतिहास काल की इसलिए कहते हैं कि यहाँ के जो हमें साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में कुछ लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत है। साक्ष्यों के लिखित स्रोत तो है, लेकिन ये लिखित स्रोत कैसे हैं? ये लिखित स्रोत अज्ञात है, यानी हम पूर्ण रूप से उसको जान नहीं पाए, पूर्ण रूप से उसको हम पढ़ नहीं पाए। इसलिए इस इतिहास को हम क्या कहते हैं? आद्य इतिहास काल कहते हैं, या प्री हिस्ट्री एज के नाम से, प्रोटो हिस्ट्री एज के नाम से, प्रोटो हिस्ट्री एज के नाम से जानते हैं। प्री हिस्ट्री एज के नाम से हम पाषाण युग को जानते हैं। प्री हिस्ट्री एज हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं। पाषाण युग को प्री हिस्ट्री एज कहा जाता है और प्रोटो हिस्ट्री एज आद्य इतिहास को कहा जाता है। यानी पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ कोई लिखित सामग्री नहीं है, केवल कंदराओं में मानव के आवास है, मानव की अस्थियां हैं। इस तरह के साक्ष्य जो है वो पाषाण युग के हैं। लेकिन आद्य इतिहास काल में हमारे कुछ इस तरह के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ मनकों पर इस तरह के अभिलेख लिखे हुए हैं, कुछ ईंटों पर इस तरह के अभिलेख लिखे हुए हैं, वो हमें मिले, लेकिन वो हमारे लिए अभी तक क्या है? अज्ञात है, हम उसे पूर्ण रूप से जान नहीं पाए। इस युग को हम क्या कहते हैं? आद्य इतिहास कहते हैं। तो आद्य इतिहास काल की यानी प्रोटो हिस्ट्री एज की दो सभ्यताएं हैं, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारे इस एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है, और जो ये पहला अध्याय है ईंट, अस्थियां, मनके,
ये ईंटें अस्थियां मन के किस युग की है? सिंधु घाटी सभ्यता की है। यानी यहाँ हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उन पुरातात्विक साक्ष्यों में महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? एक मन के, जो एक कॉर्नेलियन के मन के बनते थे, एक पत्थर के मन के बनते थे। मनकों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। यहाँ पे जो मुद्रा थी वो मन के ही थे, और दूसरा गहनों के रूप में मनकों का प्रयोग होता था। और कुछ प्राचीन इस तरह की जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों की आकृतियां बना करके, जैसे मातृ देवी की मूर्ति बनाना है, इस तरह की छोटी अस्थियों की सुइयां बनाना है, इस तरह की नुकीले कुछ वस्तुएं बनाना है, वो अस्थियों से निर्मित की जाती थी। और ईंटें जो है, ईंटों की 3 श्रेणियां यहाँ, एक तो कच्ची ईंटें जो इस तरह के कई मकानों में उपयोग में ली जाती थी, दूसरी पक्की ईंटें यानी अग्नि में तपाई हुई इस तरह की जो पक्की ईंटें हैं, जैसे लोहे के रंग वाली ईंटें दिखाई देती हैं, यानी काले रंग की दिखाई देती हैं, इस तरह की पक्की हुई जो ईंटें हैं। और इन ईंटों पर जो लिखा हुआ विवरण या जो चित्र अंकित किए गए हैं, वो हमारे लिए इस सभ्यता की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? ईंट अस्थियां मन के, इसमें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर क्या होंगे? इसके महत्वपूर्ण स्रोत होंगे। और महत्वपूर्ण स्रोतों में कौन कौन से स्रोत हैं? महत्वपूर्ण स्रोतों में आते हैं पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में दे रखा है वो है ईंट अस्थियां और मन के। तो हम देखेंगे यहाँ इस अध्याय में, यानी ये पूरा पाठ है, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आप ये समझ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ईंट मन के अस्थियां पाठ के नाम होने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इस तरह के उनके जीवन, और विशेष करके जो इनका व्यापार है, विदेशी व्यापार है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है, व्यापार पर आधारित सभ्यता है। तो इस तरह का विवरण है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पाठ शुरू होता है, वो होता है 600 ईसा पूर्व से। दूसरा अध्याय हमारा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इसमें क्या है? इसमें है राजनीतिक और आर्थिक जीवन, राजनीतिक और आर्थिक जीवन। इस राजनीतिक और आर्थिक जीवन में हम 600 ईसा पूर्व, ध्यान रहे समय जो है उस 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी के मध्य का काल माना जाता है। ईसा पूर्व को हम क्या कहते हैं? BCE, जैसा कि 11 में आपने लिखा है, पढ़ा है BCE, इसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। और जो ईस्वी सन है उसको बोलते हैं CE, इसको हम कहते हैं कॉमन एरा। तो ये BC 600 BC से लेकर के 600 CE यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच का जो काल है, उस बीच के काल में दूसरे अध्याय में क्या दे रखा है? राजनीतिक और आर्थिक जीवन दे रखा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम एक तो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और उसके बाद महाजनपद, महाजनपद जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद का विवरण हम यहाँ पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, 16 महाजनपद, और उसके बाद मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष कि मगध किस तरह से विकसित होता है। मगध के उत्कर्ष के बाद यहाँ मगध में ही एक विस्तृत, पूरे भारत में पहली बार एक सत्र में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित होता है। उस साम्राज्य का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, इसको हम पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य को। ये हमारे पाठ्यक्रम में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है ये ईसा पूर्व में 320 ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व का काल है। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य ये 321 ईस्वी सन है, ईस्वी सन का है गुप्त साम्राज्य। तो हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ दूसरे अध्याय में राजनीतिक जीवन में क्या है? राजनीतिक जीवन में है वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन, यानी हम वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन को यहाँ पढ़ेंगे। तो वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था, सभा और समिति, सभा और
समिति। सभा और समिति को पढ़ेंगे, किस तरह की राजनीतिक संस्थाएं। एक तीसरी राजनीतिक संस्था वैदिक काल में अवस्थित संस्थागार, संस्थागार या इसको हम काउंसिल कहते हैं, परिषद बोलते हैं या परिषद कहते हैं, परिषद या परिषद, जिसको संस्थागार के नाम से बोलते हैं। तो ये वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद महाजनपदीय जो शासन प्रणाली है, जिसको अपन गणतंत्रीय प्रणाली या राजनीतिक गणतंत्रीय प्रणाली के नाम से बोलते हैं, क्योंकि कुछ जनपद ऐसे हैं जिनमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली का विकास हो गया था। और यहाँ भी एक जो राजनीतिक संस्था काम करे थी, उसको हमने संस्थागार नाम दिया। संस्थागार में किस तरह से अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो सारा विवरण महाजनपद काल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मगध का उत्कर्ष। यहाँ मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका है हरेक वंश की, जिसमें अजातशत्रु, बिंबिसार और उदयन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो उसका छोटा सा एक परिचय है। और उसके बाद फिर मगध के उत्थान में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है मौर्य साम्राज्य की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उसको हम मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली, मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की जीवन पद्धति, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, और विशेषकर हमारे पाठ्यक्रम में है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की शासन प्रणाली, उसकी उपाधियाँ, उसके द्वारा किए गए अभियान, ये सारा हम जो है इस दूसरे पार्ट में इनको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्धन वंश, लेकिन वर्धन वंश का समय है वो है 606 से 647। तो यहाँ तक हमारा पाठ्यक्रम है नहीं, वो इससे पहले है, यानी 600 से पहले का है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का है, जिसमें ये इस तरह के 4-5 जो राजवंश है, 5 जो शासन प्रणालियाँ हैं, वैदिक शासन प्रणाली, महाजनपदीय या महाकाव्य काल की जनपद शासन प्रणाली, मगध का उत्कर्ष, और उसके बाद साम्राज्य की शासन प्रणाली, मौर्य साम्राज्य की, और उसके बाद गुप्त साम्राज्य की, ये हम इस दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा अध्याय, समय यही है। तीसरे अध्याय का समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का समय यही है। दूसरे अध्याय का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। लेकिन इस तीसरे अध्याय में हम यहाँ पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन यहाँ थोड़ा विस्तृत विवरण मिलता है। वैदिक काल का सामाजिक जीवन यहाँ पढ़ेंगे। वैदिक काल का सामाजिक जीवन, जैसा कि 11 में एक वैदिक काल का पाठ दे रखा है, उसमें हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में जो शुद्ध वैदिक काल है, वैदिक काल जिसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक काल, इस ऋग्वैदिक काल में यहाँ हम सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन में परिवार, कुलप, जिसे कुल या राष्ट्र परिवार के नाम से जानते हैं, कुलप के बाद जो क्षेत्रीय प्रांतीय संस्थाएं बनती है, प्रांतीय संस्थाओं के बाद जो राष्ट्र बनता है, देश बनता है। तो इस तरह की छोटी राजनीतिक संस्था से लेकर के बड़ी राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश का विवरण हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सामाजिक जीवन में क्या है, संस्कार है, विशेष करके 16 संस्कार, जो 16 संस्कार है उनको हम सामाजिक जीवन में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ को पढ़ेंगे। चतुर्थ पुरुषार्थ जो है उनको हम पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ मगध के समय जो सामाजिक जीवन रहा, उस सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। और उसके बाद मगध के बाद मौर्य साम्राज्य के समय का सामाजिक जीवन है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। गुप्तकालीन जो सामाजिक जीवन, और गुप्तकालीन में जो सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन देखे गए, जैसे कायस्थों का उदय हो गया, इस तरह से, तो जो सामाजिक जीवन में वो हमारे तीसरे अध्याय में उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इसी फर्स्ट बुक्स के अंदर चौथा अध्याय है, वो भी समय यही है। समय चौथे अध्याय का यही है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का, यानी चौथे अध्याय का समय तो वही है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, लेकिन है क्या, प्राचीन भारत का सांस्कृतिक जीवन है। यहाँ हम बात करेंगे प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे।
और प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन में यहाँ पढ़ेंगे हम कि किस तरह से वैदिक धर्म का उत्थान होता है, किस तरह से बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का विकास होता है। और इससे संबंधित जो भी स्थापत्य है, इस धार्मिक संबंधित जो भी स्थापत्यिक है, स्थापत्य में विशेष करके बौद्ध काल का जो स्थापत्य है, और बौद्ध काल के स्थापत्य में है स्तूप है, स्मारक है, गुफाएं हैं, गुफाएं या गुहाएं, विहार जो शासकों के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित किए गए थे। यह हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेष बात यह है कि ये जो बौद्ध परंपरा से संबंधित स्मारक है, इनको संरक्षित करने में, इनका संरक्षण देने में किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे सांची के स्तूपों को संरक्षित करने में भोपाल की बेगमों का योगदान रहा। भोपाल की जो बेगमें थी, भोपाल की बेगमों ने इस तरह के भोपाल मध्य प्रदेश में इन स्तूपों के संरक्षण में किस तरह का कार्य किया। और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जब यहाँ पर आए तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनका अध्ययन करके एक स्तूप पर पुस्तक लिखी, मॉन्यूमेंट ऑफ सांची के नाम से हम जानते हैं, मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। तो इस तरह के सांची जैसे स्थलों के संरक्षण में, बौद्ध परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक ब्राह्मण धर्म के संरक्षण में दक्षिण भारत में क्या योगदान रहा, जैसे हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो ब्राह्मण परंपराएं, 3 प्रकार की परंपराएं विकसित हो जाती हैं। पहली परंपरा है जिसको हम अलवार, दूसरी को हम नैनार के नाम से जानते हैं। अलवार को हम वैष्णववादी के नाम से जानते हैं, नैनार को हम शैववादी के नाम से जानते हैं, और शाक्त धर्म को हम शक्ति दुर्गा के रूप में जानते हैं। तो दक्षिण भारत में चोल काल था, चोल काल विशेष करके दक्षिण भारत में संगम युग में, चोल काल में यहाँ पर पत्थरों के एकाश्म शैली के मंदिर निर्मित किए गई, मूर्तियाँ निर्मित की गई, रामायण और महाभारत को पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस तरह के जो भारत की सांस्कृतिक जो स्वरूप है, वो सांस्कृतिक स्वरूप हमारा इस पार्ट में दिखाई देगा। तो एक बार फिर से देख लें कि हमारी जो फर्स्ट बुक्स है उसमें 4 कंटेंट हैं, 4 पार्ट हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, संपूर्ण सिंधु जीवन से संबंधित है। दूसरा हमारा अध्याय है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का राजनीतिक और आर्थिक जीवन का विवरण देता है। तीसरा हमारा अध्याय है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, यहाँ हम देख रहे हैं सामाजिक जीवन का विवरण देता है। चौथा हमारा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में है, वो प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का विवरण देता है। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट बुक्स है इतिहास के कुछ तथ्य, उसमें इस तरह के 4 अध्याय दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी बुक्स की कि दूसरी पुस्तक में क्या क्या पार्ट है, कितने पार्ट है और उसमें किस तरह का विवरण दे रखा है। जैसे हम दूसरी पुस्तक को देखते हैं तो यहाँ हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जानेंगे। जैसे 712 ईस्वी से लेकर के और 16वीं सदी तक, 16वीं सदी और उसके बाद 16वीं सदी से लेकर के और 18वीं सदी तक, ये जो काल है मुख्य रूप से ये जो काल माना जाता है, ये काल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये जो काल है मध्यकालीन भारत के इतिहास का, यहाँ हम अध्ययन की दृष्टि से इस तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला वर्गीकरण हम करते हैं कि भारत में अरब आक्रमण, दूसरा हम वर्गीकरण करते हैं भारत में तुर्क आक्रमण, तीसरा हम वर्गीकरण करते हैं भारत में सल्तनत साम्राज्य की स्थापना, सल्तनत साम्राज्य, सुल्तानों का साम्राज्य जो 1206 से लेकर के और 1526 तक का काल है, वो सल्तनत साम्राज्य कहलाता है। तीसरा हम इसे देखते हैं कि मध्यकालीन सूफी परंपरा
जो धार्मिक सुधार की परंपरा है, सूफीवाद और भक्ति परंपरा, भक्तिवाद ये भी हैं। इसके बाद 1526 से लेकर के और 1707 तक जो मुख्य रूप से मुगल काल माना जाता है, और 1707 से लेकर के क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, और 18वीं सदी तक उत्तर मुगल काल, और उत्तर मुगल काल के साथ साथ क्षेत्रीय राज्य जैसे बंगाल की रियासत है, हैदराबाद की रियासत है, विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, इस तरह के जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है वो उत्तर मुगल के काल की, और कुछ क्षेत्रीय राज्य है वो सल्तनत के काल की परंपरा है। इस तरह के जो क्षेत्रीय राज्य है उनमें एक विजयनगर साम्राज्य है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समकाल का है, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो मध्यकालीन भारत में जो ये विश्व प्रवेश है, अरब तुर्क सल्तनत साम्राज्य, सूफी भक्ति और मुगल काल की परंपरा, इनमें से हमारे पाठ्यक्रम में क्या है? हमारे पाठ्यक्रम में है कुछ सल्तनत के काल के शासकों का परिचय, उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में है भक्ति और सूफी परंपरा, और उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में है मुगल कालीन, जिसमें दो भाग मुगल कालीन परंपरा के दिखाई देते हैं। एक तो मुगल कालीन राजकीय दरबार यानी शासन प्रणाली, राज्य के अंदर राजा के द्वारा लागू की गई, शासक के द्वारा लागू की नीतियाँ वो है, और दूसरा उनका जो राज्य की आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, जो बाहरी पूरे संपूर्ण साम्राज्य को चलाने के लिए जो नीतियाँ हैं और जो पद्धतियाँ हैं, वो इस तरह के इसके दो भाग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में हमारे जो कुल पाठ है वो 5 पाठ हैं। तो हम देखते हैं कि उन 5 अध्यायों के क्या क्या नाम है और किस तरह से उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला हमारा अध्याय है, इसमें हमारा जो पहला अध्याय है वो है यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए। देखिए, यात्रियों के जो नजरिए हैं उसमें जो यात्री है, यहाँ यात्रियों के नजरिए जो पाठ है उसमें हम 3 यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला यात्री है वो है अल-बिरूनी इब्न अहमद अबू रेयान अल-बिरूनी। दूसरा यात्री है फ्रांसवा बर्नियर ये मुगल काल में आता है, अल-बिरूनी ये 7वीं सदी में आते हैं। तो इस तरह के जो यात्रियों के विवरण हैं कि इन यात्रियों ने भारत में किस तरह से प्रवेश किया, किस क्षेत्र में रहे, भारत की संस्कृति का विवरण किस तरह से दिया, यहाँ की शासन प्रणाली का विवरण किस तरह से दिया, भारत में कौन कौन सी विशिष्ट बातें थी, उन्होंने अपनी विशिष्ट बातों का उल्लेख किया। जैसा अल-बिरूनी ने भारत में किताब उल हिंद में जो उल्लेखित किया कि भारत की प्राचीन संस्कृति की जो सांस्कृतिक परंपराएं और जो पांडित्य परंपराएं वो किस तरह की है, उसी प्रकार फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा कि फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल काल में, विशेष करके उत्तर मुगल काल में किस तरह से पतन होता है और आर्थिक रूप से किस तरह से मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से खोखला हो जाता है, उसका भी उल्लेख इन्होंने किया। और सल्तनत काल में जब हम देखते हैं तो सल्तनत काल में जो यात्री आए थे वो सल्तनतकालीन यात्रियों में इब्न बतूता, मोरक्को के तंजीर प्रदेश का रहने वाला था इब्न बतूता ने एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो शासन प्रणाली भारत में थी, किस तरह की मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां भारत में थी, उसका उन्होंने अपना रेहल्ला नामक एक बुक्स लिखी थी, उसमें उसका उल्लेख किया। और फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी बुक्स लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उस बुक्स में उन्होंने मुगल साम्राज्य के बारे में बताया। और अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद बुक्स लिखी जिसमें भारत में इस्लामी साम्राज्य में किस तरह से प्रवेश होता है और उसकी शासन प्रणाली कैसी है, इस तरह का विवरण अल-बिरूनी की बुक्स किताब उल हिंद में मिलता है। और इब्न बतूता का विवरण रेहल्ला, उनकी बुक्स है रेहल्ला, जिसमें सल्तनत कालीन साम्राज्य की संपूर्ण शासन प्रणाली और नीतियां और आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है।
और फ्रांसवा बर्नियर ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य की आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो मध्यकालीन भारत दूसरी बुक्स का जो पार्ट है उसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देना, जब ये मैं पार्ट बोल रहा हूँ तो आप अपने नोट्स बुक में पहले पेज पर पाठों के नाम लिख लें और पाठों का परिचय समझ लें ताकि आपको आगे पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की। इसके बाद हमारा जो इसमें अगला पार्ट दे रखा है वो है विजयनगर साम्राज्य, यानी जो दक्षिण भारत के सल्तनत काल के दो साम्राज्य हुए थे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। उसमें विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। विजयनगर के कृष्णदेवराय किस तरह से विजयनगर के उत्थान में योगदान देते हैं, किस तरह से भारतीय संस्कृति के विकास में, तेलुगु भाषा के साहित्य के विकास में और वहाँ की जो स्थापत्य कला निर्मित की गई है, जो भारत की दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, विशेषकर गोपुर के मंदिर, गोपुर तोरण द्वार, इस तरह की दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली के मंदिर है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, उत्तर भारत की शैली, मध्य भारत की शैली और दक्षिण भारत की शैली। उत्तर भारत की शैली है उसका नाम है नागर शैली। मध्य भारत है उसको बैसर शैली के नाम से जानते हैं, बैसर शैली। और दक्षिण भारत का है वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनते हैं वो ऊंचे गोपुर वाले मंदिर बनते हैं। तो द्रविड़ शैली की जो स्थापत्य कला है वो हमें पूर्ण रूप से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी में मिलती हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य जैसे दुआर्तो बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। नूनीज एक यात्री है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। अब्दुल रज्जाक समरकंद का रहने वाला यात्री है वो विजयनगर की यात्रा करता है। और विजयनगर के उत्थान और विजयनगर की स्थापत्य कला और विशेषकर विजयनगर की कृषि के उत्थान का उल्लेख करता है। और कृष्णदेवराय के द्वारा किस तरह से तेलुगु भाषा के साथ, जैसे उन्होंने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा, अमुक्तमाल्यद ग्रंथ लिखा, उन्होंने एक नगलपुर नगर का निर्माण किया। तो इस तरह की जो स्थापत्य कला और साहित्य विजयनगर की है उसका हमें इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ साम्राज्य विस्तार में मुगल साम्राज्य के बारे में। इसके बाद पहले अपन भक्ति और सूफी की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो अध्याय उसका नाम है भक्ति और सूफी परंपरा। भक्ति और सूफी परंपरा, देखिए सूफी परंपरा क्या है। जैसे ही इस्लामी लोग भारत में आए, अरब लोग भारत में आए, उनके साथ अरब संस्कृति का आगमन हुआ, उनके साथ अरब विद्वान आए, उनके साथ अरबी साहित्य आया। उसके बाद यहाँ फारसी का विकास हुआ, फारसी साहित्य हुआ। तो हमारे यहाँ जो संस्कृत साहित्य था उसको फारसी में अनुवादित किया गया। विशेष करके भक्ति गीत और जो आडंबर की परंपराएं थी, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उन सामाजिक कुरीतियों के परित्याग पर, समाज के सुधार पर एक नया आंदोलन शुरू हुआ। जैसे भक्ति आंदोलन की बात करें तो ये भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, केरल के कलवाड़ी गांव से। केरल कलवाड़ी, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य से, उसके बाद रामानुजाचार्य, फिर दक्षिण भारत में 2 परंपराएं विकसित होगी। एक का नाम है नैनार, शैववादी परंपरा कहते हैं इसको, शैववादी। दूसरी परंपरा विकसित हुई उसको अलवार कहते हैं, अलवार। वैष्णववादी परंपराएं, अलवार वैष्णववादी। ये दक्षिण भारत की परंपराएं, 2 परंपराएं विकसित हुई और ये परंपराएं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आती है। रामानुजाचार्य जिसको हम कहते हैं वो दक्षिण भारत से इसको उत्तर भारत में लेके आते हैं। और उसके बाद रामानंद जो उत्तर भारत में हैं, और रामानंद अलग अलग जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं और एक जातीय भेदभाव है उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इस तरह के भक्ति आंदोलन का एक, सुधारवादी आंदोलन का एक स्वरूप जो 8वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक दिखाई देता है, वैसा ही वैसा स्वरूप यहाँ सूफी परंपरा में दिखाई देता है। सूफियों की 4 परंपराएं विकसित होती है। उसमें एक चिश्ती परंपरा, कादिरी परंपरा, नक्शबंदी परंपरा, इस तरह के जो परंपराएं विकसित हुई, सूफी परंपराएं, उन्होंने भी सामाजिक सुधार का कार्य किया। जैसे ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, विशेष करके दिल्ली की खानकाह में रहते थे निजामुद्दीन औलिया,
उन्होंने किस तरह का सुधार का जो कार्य किया। वो ये एक दहलवी करके संत थे, दिल्ली में रहते थे। वो पंजाब, अजोधन, दक्षिण भारत में गैसुद्राज संत थे जो सूफी परंपरा के संत माने जाते थे। तो इस तरह के जो संत थे उनके जो स्थल और उनके द्वारा दिए गए, जे अजोधन पाकिस्तान के अंदर जैसे फरीद बाबा, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के नाम से प्रसिद्ध है, जो गुरु नानक के जो पद है वो उसमें उन्होंने संकलित किए हैं। तो ये एक सुधारवादी परंपरा थी जिसको हम सूफी परंपरा के नाम से जानते हैं। ये मध्यकाल में इस तरह की भक्ति और सूफी परंपराएं वो हमारे इस अध्याय में हम इसे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मुगल काल। मुगल काल, मुगल काल में यहाँ दो तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। एक मुगलकालीन जो वर्गीकरण है वो है मुगलकालीन अकबर के काल का, अकबर के समय का अबुल फजल के द्वारा, अकबर का दरबारी विद्वान अबुल फजल ये नागौर का निवासी था। आगरा, इनके पिताजी नागौर रहते थे, फिर आगरा में सेवा में चले गए, मुगल सेवा में, और आगरा में अबुल फजल का जन्म होता है। और अबुल फजल फैजी का भाई एक महान विद्वान व्यक्ति होता है और अकबर के दरबार में रह करके ये एक बुक्स लिखता है, पुस्तक लिखता है जिसका नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, ये आइन ए अकबरी असल में देखा जाए तो अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा, अकबरनामा का एक भाग आइन ए अकबरी है। आइन का मतलब है आईना लिखना, विवरण लिखना, और इस आइन के 5 भाग है, 5 भाग माने गए हैं। इन 5 भागों में से प्रारंभिक जो भाग है उसमें मुगलकालीन, प्रारंभ में मुगलकालीन शासन प्रणाली, यानी जो शासक हुए उनकी शासन प्रणाली किस तरह से थी, उस शासन प्रणाली का विवरण है। और उसके बाद यहाँ शाही दरबार की परंपराएं, शाही दरबार की परंपराएं, मुगलकालीन आर्थिक जीवन, मुगलकालीन राजनीतिक जीवन, मुगलकालीन धार्मिक जीवन, वो मुगल काल का संपूर्ण विवरण है। वो यहाँ हम 2 अध्यायों में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे इसमें जो 5 अध्याय है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित हमारी दूसरी बुक्स में विवरण दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं यात्रियों का नजरिया हमारा एक अध्याय है, फिर हमारा भक्ति और सूफी परंपराएं ये एक हमारा अध्याय है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य, किस तरह से विजयनगर साम्राज्य का विकास होता है वो अध्याय है। उसके बाद आता है मुगल काल, मुगल काल के 2 अध्याय है। पहले अध्याय में मुगलकालीन शासन प्रणाली का उल्लेख है और दूसरे अध्याय में मुगल शाही दरबार में किस तरह की परंपराएं थी उनका उल्लेख मिलता है। तो मध्यकालीन भारत में हमारी ये दूसरी बुक्स है जिनका इस तरह का परिचय था। अब हम देखते हैं तीसरी जो बुक्स हमारी वो क्या है, आधुनिक भारत के समय की। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का जो नॉलेज है एकदम परमानेंट और सही तरीके से बहुत बढ़िया और सीमित मात्रा में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। यदि आपको इस अच्छे तरीके से आप इसे देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए परमानेंट स्थायी ज्ञान हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास की ये ऊपर हमेशा ही लिखा रहेगा, तीनों बुक्स के ऊपर ये लिखा है भारतीय इतिहास के कुछ तथ्य। तीसरी बुक्स है उसके ऊपर भी ये लिखा है भारतीय इतिहास के कुछ तथ्य। और भारतीय इतिहास के तथ्यों में हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, देखिए आधुनिक भारत की शुरुआत कहां से होती है। जैसे ही मुगल काल में विदेशी यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन होता है, और ये यूरोपियन शक्तियां हैं जिनको हम PDAF के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर पुर्तगीज, डच लोग, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये लोग आते हैं। और उसमें अंग्रेज जो है लंबे समय तक फ्रांसीसियों से लड़ते हैं, जिसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं या एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और भारत में एक यूरोपीय शासन सत्ता जिसको हम कॉलोनिज्म शासन सत्ता कहते हैं, जिसको हम औपनिवेशिक शासन प्रणाली कहते हैं। औपनिवेशिक शासन प्रणाली, औपनिवेशिक शासन प्रणाली का विकास करते हैं। तो जैसे ही प्रारंभ में ये औपनिवेशिक शासन प्रणाली का विकास करते हैं और औपनिवेशिक शासन प्रणाली का विकास करते हुए जैसे मान लीजिए कोलकाता के अंदर
कोलकाता बंगाल के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना यानी कंपनी राज की स्थापना होती है। और कंपनी राज की स्थापना के बाद जो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब को पराजित करके प्लासी के युद्ध में, बंगाल के 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित करके और उसके बाद बक्सर के युद्ध में पूर्ण रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पराजित करके उत्तर भारत की रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम राजस्व अधिकार कहते हैं, वो राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त कर लेती है और अपने देश के जितने भी जो कानून और शासन प्रणाली और वहाँ के शासन प्रणाली के द्वारा यानी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा हमारे भारत में एक शासन प्रणाली चलाने के लिए एक एक्ट पारित कर दिया गया जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को चलाएगा, हर 20 वर्ष में ये एक्ट बदल के आएगा। जैसे ये लागू किया तो कंपनी राज का औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया और इस औपनिवेशिक शासन ने भारत से राजस्व लेने के लिए, रेवेन्यू को वसूल करने के लिए यह एक सिस्टम जारी किया जिसको हम स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसका विकास किया गया तो इसे हम एक देहात राजस्व या देहात ब्रिटिश नीति के नाम से जानते हैं। देहात, देहात का मतलब होता है रूरल, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है औपनिवेशिक शासन देहात या औपनिवेशिक देहात। तो औपनिवेशिक देहात का मतलब ये हुआ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के मुखिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जिसको मुगल काल में मुकद्दम या चौधरी के नाम से जानते थे, गांव का मुखिया होता था और उसके अंडर में यहाँ जो किसान होते थे जिसको सिक्मी कहा जाता था, किसान को सिक्मी, रैयत होते थे, रैयत यानी किसान, सिक्मी यानी छोटे किसान। जो हमारे छोटे किसान होते थे वो मुकद्दम चौधरी से जुड़े थे और मुकद्दम चौधरी जो है वो एक प्रांतों से जुड़ा हुआ था और प्रांत का जो प्रमुख होता था जिसे आमिल कहते थे, आमिल, ये आमिल, और आमिल के ऊपर जो होता था वो होता था जमींदार। तो जमींदार, इस तरह की राजस्व व्यवस्था हमारे यहाँ पर लागू थी, जमींदार उस राजस्व को वसूल करता था। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, जमींदार के साथ लगान की दरें तय कर दी गई और इसे हम क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की औपनिवेशिक शासन प्रणाली में स्थायी बंदोबस्त लागू करके और उसके बाद रैयतबाड़ी और महलबाड़ी 3 व्यवस्था हैं। पहली है स्थायी बंदोबस्त, अपन डिटेल में आगे देखेंगे पार्ट में, स्थायी बंदोबस्त, और दूसरा है रैयतबाड़ी व्यवस्था, तीसरा है महलबाड़ी व्यवस्था। ये तीनों ही व्यवस्था लागू करके भारत में ग्रामीण क्षेत्र का जो राजस्व है, जो उत्पादन है, वो ग्रामीण क्षेत्र का पूरा उत्पादन जो है वो किस तरह से कंपनी यहाँ पर प्राप्त कर सकती है और उसको अपने देश में, इंग्लैंड में ले जा सकती है। तो इस तरह की जो एक सिस्टम प्रणाली थी उसको लागू करने में जो औपनिवेशिक देहात प्रारंभ किया गया था वो हमारे पहले पार्ट में है और पहले पार्ट का नाम है औपनिवेशिक देहात। इस तरह के शोषण की प्रक्रियाएं लगातार बढ़ती गई, जंगल खत्म होते गए, जनजातियां विद्रोह करने लगी, धीरे धीरे संगठित होकर के जब जनजातियों ने विद्रोह करना शुरू किया, शोषण हुआ तो कर्षकों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस तरह से बार बार युद्धों में झोंकने के कारण जो भारतीय लोग, बंगाल को ब्रिटिश आर्मी की पोस्टशाला कहते हैं, बहुत सारे भारतीय लोगों को ब्रिटिश फौज में भर्ती किया जाता था और उनको विदेशों में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। जब विदेशों में इस तरह के लड़ने के लिए भेजा जाता था उनको कोई रियायत नहीं दी जाती, उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई जाती थी। तो इस तरह के उन्होंने जगह जगह पर सिपाही विद्रोह यानी सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो गए थे और इन सैनिक विद्रोह का जो परिणाम सामने निकल करके आया वो कंपनी राज के काल में आया और वो परिणाम था 1857 का विद्रोह। तो हमारे यहाँ दूसरा पार्ट है, यानी आधुनिक भारत का पहला पार्ट है उसका नाम है औपनिवेशिक देहात और आधुनिक भारत के दूसरे पार्ट का नाम है वो है 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह है वो किस तरह से होता है और उसका आयोजन कैसे होता है, कौन कौन उसका नेतृत्व करते हैं, किस क्षेत्र में और किस तरह से उसके परिणाम सामने आते हैं, ये सारे 1857। उसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है औपनिवेशिक शहर, औपनिवेशिक शहर। और उसके बाद चौथा हमारा जो अध्याय है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष करके गांधी की क्या भूमिका है उसको हम देखते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो पांचवा हमारा पार्ट है वो है भारत विभाजन, किस तरह से हमारा भारत विभाजित होता है, भारत के विभाजन को समझना।
विभाजन को, और उसके बाद छठा हमारा जो है वो है हमारा संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किस तरह से होता है। ये जो इस तरह के हमारे तीनों बुक्स में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है, इन पार्टों का हम विवरण जो है अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।